नमस्कार साथियों, मैं विनय पांडे हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके लिए हम लोगों ने DLED 4th सेमेस्टर की कक्षाएं प्रारंभ करी थी और अब आपका एग्ज़ाम शेड्यूल भी आ चुका है। नवंबर में आपके एग्ज़ाम्स हैं, 1 महीने बचे हुए हैं तैयारी करने के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग वीडियोस को देखे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और सारी चीज़ें समझ में आपको आ रही होंगी। विगत 2-3 दिन मैं नहीं आ पाया ऑनलाइन, काफ़ी समस्याएं थी स्वास्थ्य को लेकर भी और परिवार में भी कुछ अप्रिय घटना घट गई है। इस वजह से मेरी बड़ी माताजी का स्वर्गवास हो गया है। इस वजह से मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया था, थोड़ा सा डिस्टर्ब था। और बड़े पिताजी भी कोरोना से ग्रसित हैं, तो बहरहाल मैं तो नहीं जा पाया गांव, यहीं पे था। लेकिन आप लोगों से भी एक निवेदन है कि अपने माता पिता का ख्याल रखें आप सभी, और कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा घर पे ही रहें। अभी भी फिजूल के बाहर ना जाएं कहीं, या ऐसे व्यक्तियों से ना मिले जो बाहर से जिनका आना जाना हो, है ना। तो चलिए, बहरहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। छोटा सा वीडियो होगा, थोड़ा सा। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में चतुर्भुज के बारे में कुछ प्रमेय हम लोगों ने पढ़ी थी 1-2, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पिछली क्लासेस देख रहे होंगे। जो लोग आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो पहले पूरा वीडियो देख लेंगे पिछला DLED की, और आप लोग सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, है ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो क्या होगा? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज, जिसे हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, है ना। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है बहुत बेसिक एग्ज़ाम है, तो डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है। तो आप क्या बताओगे कि सर ऐसा चतुर्भुज मैं लिख देता हूँ, क्या बताएंगे हम? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक ही वृत्त की परिधि पर स्थित हो, है ना। बस सीधा सीधा आप कह सकते हो कि सर ऐसा कोई चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष क्या होंगे? एक ही वृत्त की परिधि पर स्थित होंगे, वो क्या कहलाएगा? चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा, है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर कोई भी चतुर्भुज, है ना, ये मान लो चतुर्भुज चक्रीय होगा अगर इसके चारों शीर्ष, है ना, ऐसे जा रहा हो, है ना। ऐसे बनाने में ये कम सही बनेगा। पहले आप क्या बनाइए? एक वृत्त बना दीजिए, उसके बाद इसे बनाइए, तब आपको ज़्यादा ये समझ में आएगा, है ना। देखिए, जैसे मैं कहूँ कि ये है एक हमारा सर्कल और इसमें हमने एक क्या बना दिया है? चतुर्भुज। ठीक, चतुर्भुज हमने बना दिया है। और ये चतुर्भुज क्या है? A, B, C और D, है ना। A, B, C और D। तो ये होता है आपका क्या? चक्रीय चतुर्भुज, क्योंकि इसके चारों शीर्ष क्या हैं? एक ही वृत्त पर है। ऐसा आप नहीं बना सकते हो, है ना। मान लो आपने ऐसा बना दिया एक चतुर्भुज और आपने सोचा कि ऐसे बना दें, तो आप देखेंगे ध्यान से कि सर इसका जो है 3 ही शीर्ष जो है वो वृत्त पर स्थित है, तो इसे हम चक्रीय चतुर्भुज नहीं कहेंगे, है ना। तो चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट आप कहोगे सीधा सीधा कि सर ऐसा कोई चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। पहला पॉइंट हो गया। अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं, अगली बात क्या आती है? अगली बात ये आती है कि चक्रीय चतुर्भुज में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इस पर आपका सवाल बनता रहता है ना। चक्रीय चतुर्भुज में कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हम लोग एक एक करके देखेंगे, है ना।
आपके एग्ज़ाम में बस 2-3 प्रॉपर्टी है जो आप जानते रहेंगे तो ये बिल्कुल आपका क्लियर होता रहेगा, है ना। पहली प्रॉपर्टी इसकी आप लोग लिखिएगा, पहली प्रॉपर्टी आप लोग लिखिएगा, पहला पॉइंट जिसे हम कहेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, है ना। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। ये मान लो आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। ये आपका क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी और डी, है ना। ए बी सी डी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। मैंने क्या बताया आपको, पता है कि सर संपूरक का मतलब हम लोग जानते हैं, संपूरक कोण। और मैंने अभी तो बहरहाल आपको नहीं बताया था, लेकिन आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना ज़रूर जानते होंगे। विगत वर्षों में आपने तैयारी करी होगी अपने एग्ज़ाम की, या पिछले सेमेस्टर में आपने ज़रूर पढ़ा होगा कोटिपूरक कोण के बारे में और संपूरक कोण के बारे में, है ना। कोटिपूरक कोण क्या होता है, तो जिन दो कोणों का योगफल क्या होता है, 90 अंश। मान लो कोई कोण है अल्फ़ा और कोई है बीटा, इन दोनों का योगफल क्या होगा, 90 अंश। और संपूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री। उन दोनों को आपस में क्या कहते हैं, संपूरक। बात आ गई होगी समझ में, है ना। तो कोटिपूरक कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण क्या होते हैं, ये आप जानते हैं। अच्छा, सम्मुख कोण के बारे में मैंने बताया था। सम्मुख का मतलब क्या होता है, ए है, ये कोण ए है, इसके सम्मुख कौन सा कोण है, कोण सी। तो इन दोनों कोणों का योगफल क्या होगा, 180 अंश होगा। और कोण बी के सम्मुख कौन सा है, कोण डी। तो आप कहोगे सर ये दोनों कोणों का योगफल क्या होता है, ये होता है 180 अंश। तो संपूरक का मतलब यही होता है कि ऐसे कोई दो कोण जिनका योगफल क्या होगा, 180 अंश होगा, वे क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाएंगे। और संपूरक का मतलब होता है कि 180 अंश। तो चाहे आपसे ये कहा जाए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो आप सीधा सीधा कहोगे सर इसका मतलब क्या है कि कोण ए और प्लस कोण सी, है ना, कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। और कोण बी और प्लस कोण डी बराबर क्या होगा, ये भी क्या होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री, है ना। तो ये हो जाता है आपका पहली प्रॉपर्टी इसकी चक्रीय चतुर्भुज की, है ना। इसको सिद्ध करने के लिए भी कहा जा सकता है ना। तो बहरहाल इस पे ज़्यादातर हुआ है कि अभी सवाल वैसा नहीं आया है, सवाल इस पे प्रॉपर्टी पे ही आया है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, उसी पे सवाल आपका आया हुआ है। तो इसी पे हम लोग अभी सवाल करेंगे, लेकिन पहले ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। पहला पॉइंट, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। दूसरा पॉइंट आपको पता है कि कोई भी चतुर्भुज हो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। अगला आपको एक प्रॉपर्टी और याद रखनी है इसमें, जो कि मैं लिखवाने चल रहा हूँ। आपको एक प्रॉपर्टी और याद रखनी है चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड। वैसे सवाल ज़्यादातर तो इसी पे मिल जाता है आपका, पहली प्रॉपर्टी पे ही। दूसरी प्रॉपर्टी देखिएगा, दूसरी प्रॉपर्टी आपको याद ये रखना है कि जैसे पहले समझ लीजिएगा कि है क्या ये मामला। जैसे मान लो ये कोई है आपका चक्रीय चतुर्भुज, हमने ये कहा कि ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ये क्या हो गया, ये हो गया एक चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज में प्रत्येक बहिष्कोण का मान जो होता है वो अभिमुख अंतःकोण के बराबर होता है। ठीक है, समझिएगा। जैसे मान लो ये है आपका बहिष्कोण, बहिष्कोण बी, बहिष्कोण जानते हैं ना सब लोग, समझना। बहिष्कोण कहा जाए, चाहे तो कहा जाए बाह्य कोण, है ना, बाह्य कोण। तो बेटा आप लोगों को पता होगा कि सर ये है त्रिभुज ए बी सी। मान लो हम त्रिभुज यहाँ बना के बता रहे हैं आपको, तो ये त्रिभुज के अंतःकोण, जो अंदर वाले कोण होते हैं, ये क्या होते हैं, अंतःकोण। और भाई कोण सी ये तो हो गया एक अंतःकोण,
और एक ये भी तो बन रहा है, अगर इस भुजा को बढ़ा दिया जाए तो ये वाला कोण क्या है, बाह्य कोण। तो ऐसे चतुर्भुज भी अगर कोई बना होगा ऐसे, तो आप कहोगे कि सर ये ABCD जो हैं, ABCD जो हैं ये तो है अंतःकोण है ना, चतुर्भुज के अंतःकोण हैं। लेकिन अगर इस AB भुजा को हम बढ़ा देंगे C तक है ना, D मान लो E तक बढ़ा दिया जाए, तो आप कहोगे सर ये जो कोण आया CBE, इसे हम क्या बोलेंगे, बाह्य कोण। क्या बोलेंगे, बाह्य कोण। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे, है ना, कि बहिष्कोण क्या होता है। तो आप बहिष्कोण के बारे में अगर समझ चुके हैं तो आगे इस पे देखिएगा कि अगर मैं मान लेता हूं कि इस चक्रीय चतुर्भुज का जो बहिष्कोण है, समझिएगा, इसका जो बहिष्कोण है ये क्या है, थीटा है। समझना, ये क्या है, थीटा है। तो आप कहोगे कि सर अच्छा, इसके पहले एक प्रॉपर्टी मुझे और बतानी थी, इसके पहले मुझे एक प्रॉपर्टी और बतानी थी, वो मैं बता ही चुका हूँ शायद, हाँ बिल्कुल बता चुका हूँ। देखिएगा, ये अगर मान लो थीटा है तो आप कहोगे कि सर एक सरल रेखा पर, ध्यान दीजिए, AB को मान लो आपने E तक बढ़ा दिया है, ये D है, AB को E तक बढ़ा दिया है, तो ये तो हो गया आपका बाह्य कोण। बाह्य कोण आपने क्या माना है कि सर CB है ना, कोण CBE ये बराबर है किसके, थीटा के। CBE क्या है, थीटा के बराबर है। तो आपका ये जो अंतःकोण हो जाएगा ना, ये अंतःकोण, आपको पता है कि सर एक ही लाइन पर बना कोण, एक ही रेखा पर बना कोण कितने डिग्री का होता है, 180 अंश का। तो अगर ये थीटा है और ये पूरा 180 अंश है, तो आपको पता है कि सर ये वाला कोण क्या होगा, 180 माइनस थीटा। भाई समझना, आप मान लो ये कोई चतुर्भुज है ना, ये वाला कोण हमने मान लिया थीटा है, तो क्या ये 180 माइनस थीटा नहीं होगा, होगा भाई। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सर इन दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 180 अंश। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ पाए होंगे। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि सम्मुख कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश, यानी कि कोण D और प्लस कोण B बराबर कितना होना चाहिए, 180 अंश। ठीक, और कोण B का मान आपको यहाँ पता है, क्या पता है, कोण B की जगह पे हम रख देते हैं, देखो ध्यान से, कोण D प्लस कोण B की जगह पे हम क्या रख देते हैं, 180 अंश माइनस थीटा, और बराबर ये क्या है, 180 अंश, है ना। B की जगह पे हमने क्या रख दिया, 180 माइनस थीटा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब आप कहोगे सर कोण D का मान निकालेंगे, कोण D का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 180 अंश, ये 180 माइनस थीटा उधर जाएगा तो 180 तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन ये माइनस थीटा जो है वो प्लस थीटा हो जाएगा, और 180 से 180 कट जाएगा, तो कोण D का मान भी क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो आप कहोगे सर इसका मतलब अगर चक्रीय चतुर्भुज है और उसमें जो बहिष्कोण है वो अभिमुख अंतःकोण के, अभिमुख अंतःकोण का मतलब जो इसका अंतःकोण है इसके सामने वाला कोण, इसके बराबर होता है। चक्रीय चतुर्भुज में प्रत्येक बहिष्कोण का मान अभिमुख अंतःकोणों के बराबर होता है ना। ये पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको आप याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट जो होगा आपका वो क्या होगा, समझिएगा, आप लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज में प्रत्येक बहिष्कोण का मान अभिमुख अंतःकोण के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपसे डायरेक्ट पॉइंट में भी पूछ सकता है ना, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि बताइए क्या होगा, है ना, इस टाइप से, या इस पे थ्योरम पे बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में बनते रहते हैं। सवाल कैसे बनेंगे, ध्यान देना। जैसे मान लो आपसे कहा गया कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD ऐसे दे दिया जाएगा, ABCD। आपसे कहा गया कि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में भुजा AB को बढ़ाया गया, और बढ़ाने के बाद आपसे कहा गया कि बताइए ये CB और E है ना, CBE कितना है, 50 डिग्री। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कोण ADC का मान, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप कहोगे सर अगर ये 50 है तो ये भी क्या होगा,
50 अंश होगा, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पहला पॉइंट आपको ये जानना है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं, यानी उन दोनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। अगला पॉइंट आपको जानना है, अगला पॉइंट आपको जानना क्या है, आपको ये जानना है कि चक्रीय चतुर्भुज में प्रत्येक बहिष्कोण का मान जो होता है वो अभिमुख अंतः कोण के बराबर होता है। तो ये 2 पॉइंट हैं, इस पे सवाल कैसे बनते हैं, 1-2 सवाल मैं आपको एक सवाल करवाता हूँ, बाकी हम लोग आज ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, है ना। आपके बीच में आना था, इस वजह से मैं आज आ गया हूँ, काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था, है ना, तो इस वजह से मैं आज एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बाकी ज़्यादा देर तक नहीं, बस एक क्वेश्चन हम लोग इस पे सॉल्व करेंगे, बाकी मैं करवाऊँगा ज़रूर आपको इस पे और भी सारे सवाल, लेकिन धीरे धीरे करके एक एक करके। चलिए फिर इसको मिटा के सवाल लिखते हैं। एक बहुत आसान सा सवाल लिखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, 2016 के एग्ज़ाम में शायद पूछा हुआ है 4th सेमेस्टर में BTC, तो वही वाला सवाल हम लोग लेंगे जो कि काफ़ी आसान सा क्वेश्चन होगा। देखिएगा दिए गए चित्र में ये फिगर दिया गया था, एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं कहीं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ इसको, है ना। दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका एंगल B दिया गया है आपको 95 डिग्री, एंगल B 95 डिग्री। तो एंगल D का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए जबकि एंगल A बराबर एंगल C, तो एंगल A का मान ज्ञात कीजिए, है ना। यानी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चित्र दिया गया है, इसमें एंगल पहले मैं चित्र बना देता हूँ। ये जो दिया गया है ये है आपका एक चक्रीय चतुर्भुज, ऐसा कुछ फिगर दिया गया है जो कि है A, B, C और D। यहाँ पे कहा गया है कि B जो है वो 95 डिग्री है, एंगल A बराबर है एंगल C के, है ना, एंगल A बराबर है एंगल C के। तो अब ये आप क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका एग्जाम में पूछा गया है, 2016 DLED में पूछा गया सवाल है, ठीक है। DLED क्या तब BTC था, तो वहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है आपका, 4th सेमेस्टर का एग्जाम है कि दिए गए चित्र में ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है और कह रहा है कि जिसका कोण B जो है वो 95 दिया गया है और D आपको निकालना है, और ये भी बताना है कि अगर A और C बराबर हैं तो एंगल A का भी मान ज्ञात कीजिए। बेटा ध्यान ये देना है आपको कि अभी हमने पढ़ा था कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है ना, यानी संपूरक होता है। तो आप कहोगे कि सर सीधा सीधा इस चतुर्भुज में एंगल B प्लस एंगल D बराबर क्या होगा, 180 अंश। क्यों? क्योंकि आपको पता है सम्मुख कोण, चूंकि ये देखिएगा लिखना पड़ेगा ये सब आपको, तो ज़्यादा प्रभावशाली होगा आपका, है ना। अगर आप ये सारी बातें लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से नंबर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपका नॉलेज चेक किया जाएगा। सारी चीज़ें डायरेक्ट आपको तुक्का नहीं मारना है कि सर आंसर ही बता दें कि ये 95 है तो इसको डायरेक्ट बता दें, ऐसा नहीं करना है आपको पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। ये पूरी थ्योरम आपको लिखनी पड़ेगी, समपूरक होते हैं, यानी कि आप इसको क्यों बराबर कर रहे हैं ये बात आपको वहाँ पे लिखनी पड़ेगी। सम्मुख कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं, इसलिए एंगल B प्लस एंगल D का मान क्या होगा, 180 अंश। तो अब आपको पता है कि चूंकि दिया गया है एंगल B बराबर क्या है,
95। तो एंगल बी का मान यहाँ पे रख दीजिए उठा के, तो आप कहोगे सर 95 डिग्री प्लस एंगल डी बराबर क्या है 180 डिग्री। तो एंगल डी का मान जो आएगा वो क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर 180 माइनस 95। तो अब आप यहाँ से देखिएगा, आपका 10 में से 5 जाएगा 5 आ जाएगा, 17 में से 9 जाएगा कितना आ जाएगा 8। तो आपने कहा सर इसका मतलब हमें प्राप्त हो गया कि एंगल डी की जो वैल्यू आ गई, एंगल डी की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गई 85 डिग्री आ गई, है ना। यही हमारे इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, कि एंगल डी का मान कितना आ गया 85। तो ये तो आपने अभी पहला वाला निकाला है, एंगल डी का मान कितना आ गया 85 डिग्री। अच्छा, अभी आपसे ये कहा गया कि अगर एंगल ए बराबर है एंगल सी के तो ज्ञात कीजिए एंगल ए का भी मान क्या होगा, है ना। तो आपको पता है कि सर फिर से आप लिखेंगे कि चूंकि दिया है, दोनों एक साथ नहीं लिखेंगे पहले आप लिख लेंगे कि दिया है क्या दिया है, एंगल ए बराबर है एंगल सी के। और आप ये जानते हैं क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। फिर आप लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, चूंकि क्या होता है सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, लिख लीजिएगा संपूरक होते हैं। तो आपको पता है कि सर हम एंगल सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं एंगल ए, क्यों, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर हैं। तो जहां एंगल सी लिखा है वहां पे एंगल ए लिख दीजिए क्योंकि दिया है ये। तो आप कहोगे सर एंगल ए प्लस एंगल ए बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ए और ए मिलकर कितना हो जाएगा एंगल 2ए बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से आप कहोगे सर 2 से ये कट जाएगा, 2 9 18, यानी कि एंगल ए का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। तो आपसे पूछा गया था कि बताइएगा एंगल ए का भी मान क्या होगा और एंगल डी का मान क्या होगा। तो आपने निकाल दिया है कि सर एंगल डी का जो मान है वो 85 है, जबकि एंगल ए का जो मान है वो क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए फिर इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। बाकी अगली वीडियो में आपको इस पर कुछ और सवाल देखने को मिलेंगे, है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, और जो बुजुर्ग सदस्य हैं उनका तो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिए, है ना, घर के। क्योंकि इस बार इस बीमारी में क्या हुआ है कि इस बीमारी ने हमसे हमारे बुजुर्गों को ही छीन लिया है, तो सबसे ज़्यादा समस्या उन्हीं के लिए है। तो आप लोग ख्याल रखिए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।